हेलो स्टूडेंट। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नाउ इलिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन फर्स्ट, plants can also reproduce artificially without help of the reproductive organ. What is such reproduction in plants called? Give two examples. मतलब प्लांट हम आर्टिफिशियली बिना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब प्लांट को हम रिप्रोड्यूस बना सकते हैं बिना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। व्हाट इज द अदर सच रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कोल्ड? इस रिप्रोडक्शन को प्लांट्स के अंदर क्या बोलते हैं? गिव टू एग्जांपल्स। प्लांट कैन रिप्रोड्यूस आर्टिफिशियली बाय मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स। प्लांट को हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं मैन मेड मेथड से, बाय मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्लांट पार्ट, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि रूट्स से, स्टेम से एंड लीव्स से। दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम कटिंग इन रोज। रोज को हम स्टेम कटिंग मेथड से उगा सकते हैं, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम कटिंग। सिमिलरली सुगर केन को सेकंड एग्जांपल्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय ग्राफ्टिंग इन मैंगो एंड गुआवा। मैंगो और गुआवा को ग्राफ्टिंग मेथड से क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ स्टेम कटिंग मेथड। हमने क्या किया, एक स्टेम को रोज प्लांट के स्टेम को क्या कर लिया, कट कर लिया, जिसके ऊपर दो लीव्स थे और लीव्स में यहाँ नोट प्रेजेंट थी। अब हमने सोयल के अंदर इसे रखा, ऐसे डाल दिया। मॉइस्ट सोयल होनी चाहिए। उसके कुछ दिनों बाद हमें देखने को मिला कि अदर एंड था जो स्टेम का, वहां से रूट्स ग्रो होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे रूट्स ग्रो होंगी वैसे ही यहाँ से नोड की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, नया रोज प्लांट ग्रो कर लेते हैं बाय स्टेम कटिंग। और इस मेथड को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन रोज बाय स्टेम कटिंग। नाउ नेक्स्ट मेथड इज ग्राफ्टिंग। जो मैंगो और गुआवा को हमने उगाया था ग्राफ्टिंग मेथड से, हम क्या करेंगे, एक प्लांट जिसके पास रूट्स हैं, ठीक है, उसको इस तरीके से काट लेंगे लाइक दिस, राइट, जिसे हम स्टॉक बोलते हैं। अदर स्टेम को हम इस तरीके से कट करेंगे, जैसे सिकन बोल देते हैं, और इन दोनों को फिट कर देंगे। कंडीशन ये, सिकन के पास बर्ड्स होनी चाहिए। हमने इस तरीके से इसे फिट कर दिया और फिट करने के बाद इसे कपड़े से रैप कर दिया, लपेट दिया, और उस कुछ दिनों के बाद ये दोनों टिश्यू एक हो जाएंगे और यहाँ से जो ये रूट्स हैं इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी और यहाँ से बर्ड्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी और हमारे पास एक नया प्लांट बन जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय ग्राफ्टिंग। सेकेंड, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन इन द फॉलोइंग। हमें बताना है कि कौन सा आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन मेथड हम यूज करेंगे इन एग्जांपल्स में। फर्स्ट, स्टेम कटिंग ऑफ वन प्लांट टाइड टू द कट ऑफ अदर प्लांट। एक प्लांट का स्टेम हम टाई कर देते, बांध देते हैं दूसरे से, तो हमने अभी भी पढ़ा, उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। टिश्यू फ्रॉम द ग्रोइंग टिप इज टेकन एंड ग्रोइंग द न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। टिश्यू को हम ग्रो कराते हैं, टिश्यू को सबसे पहले हम ग्रोइंग पार्ट से ले लेते हैं, अब उसे ग्रो कराते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर अंडर कंट्रोल कंडीशन। उस मेथड को बोलते हैं टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नोड? नोड क्या होता है? नोड इज a part of a stem or a branch at which a leaves arise. नोड स्टेम या फिर ब्रांच का वो पार्ट है जिसके अंदर से पत्ते निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, पत्ते ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस क्या है वो चेक करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल के अंदर सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल। सेकेंड पॉइंट, ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। जो पेरेंट प्लांट से ऑफस्प्रिंग बने हैं, जो पेरेंट प्लांट से बेबी प्लांट बना है, उनका जेनेटिकली
जेनेटिकल मटेरियल बिल्कुल सेम होता है, वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, जो बेबी प्लांट होते हैं उनकी सॉरी, जो बेबी प्लांट होते हैं उनके पेरेंट प्लांट से बिल्कुल जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, उनके अंदर कुछ वेरिएशंस होती हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, इट अकर्स विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, ये बिना किसी सीड की हेल्प से हो सकता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा ही सीड फॉर्मेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सीड फॉर्मेशन होता ही है। नेक्स्ट, हाउ डज बर्डिंग अकर इन ईस्ट, ईस्ट के अंदर बर्डिंग कैसे होती है? देखो, दिस इज ए पेरेंट ईस्ट सेल जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ से आउटग्रोथ स्मॉल बर्ड स्टार्ट होगी, बाहर की तरफ ग्रोथ स्टार्ट होगी, उसके बाद जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियस है डिवाइड हो चुका है और एक न्यूक्लियस बर्ड के अंदर चला गया है और दूसरा न्यूक्लियस पेरेंट सेल के अंदर ही है। नाउ अब ये बर्ड जो है इसकी ग्रोथ होगी और ग्रोथ होने के बाद ये डॉटर सेल बन जाती है, और जैसे ही डॉटर सेल बनती है और मैच्योर होती है, ये पेरेंट्स सेल को क्या कर देती है, छोड़ देती है, यहाँ से कट हो जाती है। इट मीन्स टू से हमारे पास दो सेल बन गई, डॉटर सेल एंड अदर सेल, राइट। अब देखो क्या होगा, इस तरीके से सेल डिवीजन स्टार्ट होता रहेगा और कुछ टाइम के बाद बहुत सारे ये सेल हमें देखने को मिलेगी। सी, in yeast, a small outgrowth called bud is formed on one side of the parent cell. इस सेल में एक छोटी सी आउटग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, बड की फॉर्म में निकलना पेरेंट सेल से। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स, न्यूक्लियस पेरेंट सेल का डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, एंड वन डॉटर सेल माइग्रेट इनटू द बर्ड, और जो सॉरी वन डॉटर न्यूक्लियस, जो वन डॉटर न्यूक्लियस है वो कहाँ चला जाता है, डॉटर सेल के अंदर चला जाता है। द बर्ड ग्रोज इन साइज बर्ड का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, एंड इवेंचुअली गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल टू फॉर्म ए न्यू ईस्ट सेल, और पेरेंट सेल से बिल्कुल अलग हो जाती है ताकि न्यू ईस्ट सेल बन जाए, जिसे हम डॉटर सेल बोल देते हैं। द डॉटर सेल इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट सेल, जो डॉटर सेल होती है और जो पेरेंट होती है दोनों एग्जैक्ट कॉपी हैं, दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम है। द डॉटर सेल ग्रोज, अब डॉटर सेल ग्रो करेगी, मैच्योर ग्रोथ होगी उसकी, एंड प्रोड्यूसेस मोर ईस्ट सेल बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग, और बहुत सारी ईस्ट सेल बनेगी बर्डिंग प्रोसेस के दौरान। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम, ये प्रोसेस बार बार होती रहेगी और बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी ईस्ट सेल हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you mean by term spore? स्पोर का मतलब क्या होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है। स्पोर एक टाइनी स्पैरिकल बॉडी which is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable condition. स्पोर जो होता है वो बहुत ही छोटा और स्पैरिकल बॉडी होती है, जो आउटर सरफेस जो होती है हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग कोट की बनी हुई होती है, जो अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या रहती है भाई, विथस्टैंड रहती है, खराब नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती। A spore can survive for a long time. स्पोर लंबे टाइम के लिए सर्वाइव करता है हमारे एटमॉस्फेयर में अंडर फेवरेबल कंडीशन। जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, स्पोर जर्मिनेट हो जाता है एंड डेवलप इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ स्प्रेड माउल्ड। देखो हमारे एटमॉस्फेयर में ये स्पोर थे एयर के अंदर, जैसे ही ब्रेड के ऊपर गिरा और इसके पास फेवरेबल कंडीशन आई तो ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से हाइफे निकलेंगे, हाइफे डेवलप हो जाएंगे। जैसे ही हाइफे डेवलप हुए, हाइफे के ऊपर स्पोरेंजिया अपीयर होगा, और जैसे स्पोरेंजिया की ग्रोथ अच्छे से हुई और उसके बाद स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाता है और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं जो विंड के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, हवा के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ एयर ये डिस्पर्ज हो जाते हैं किसके अंदर, एयर के अंदर, हमारे सराउंडिंग एरियाज में। अब वो स्पोर्स जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, दे विल स्टार्ट growing or germinating and develop into a complete organism. Now, नेम द थ्री यूनिसेक्सुअल फ्लावर, आपको तीन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के नाम बताने हैं जिसके अंदर या तो मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट है। आंसर इज मेज है, पपाया है एंड कुकुम्बर है। नेक्स्ट, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करोगे यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर को
First, unisexual flowers are the flowers which contain either only the stamen, that is a male part, और only the pistil, that is a female part. यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिनके अंदर या तो स्टेमन यानी कि मेल पार्ट होगा या फिर ओनली पिस्टिल यानी कि फीमेल पार्ट होगा. एग्जाम्पल है मेज पपाया. Bisexual flowers are the flowers which contain both the stamen as well as the pistil. Bisexual flower वो होते हैं जिनके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट मिलता है. एंड फॉर एग्जाम्पल रोज एंड हिबिस्कस. नेक्स्ट, define cross pollination. अब cross pollination क्या होता है? It is a type of pollination in which pollen grains from and through the flower of one plant are carried to the stigma of the flower of the another plant of the same kind. मेरे पास दो प्लांट है. मेरे पास एक तो प्लांट ये है, एक ये प्लांट है. दोनों का काइंड सेम है, दोनों का टाइप सेम है, दोनों के फ्लावर है, दोनों के मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट है. इसके मेल पार्ट यानी कि एंथर से जो पोलन ग्रेन होंगे वो इस फ्लावर से विद द हेल्प ऑफ एयर एनी एजेंट, किसी अदर एजेंट की हेल्प से भी इस फ्लावर से इसी सेम काइंड के दूसरे फ्लावर के ऊपर अलग प्लांट जो कि इसी जैसा है उसके फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक कर जाएंगे और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. यहाँ पर दोनों के प्लांट का टाइप सेम रहेगा लेकिन एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर क्या होगा? पोलन ग्रेन चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे. इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ how does small petal size of wind pollinated flower help them in pollination? जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जितने भी होते हैं उनका पेटल साइज बहुत छोटा होता है. आखिर वो जो साइज है क्यों हेल्प करता है उनको पॉलिनेट कराने में? रीजन बीइंग, अगर उनका स्मॉल पेटल साइज होगा, स्टैमेन एंड पिस्टल्स आर वेल एक्सपोज टू विंड. स्टैमेन और पिस्टल एक्सपोज होंगे एयर के अंदर, हवा के अंदर आसानी से जा सकेंगे एंड मेकिंग विंड पॉलिनेशन इजियर, जिसकी वजह से विंड की हेल्प से जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो आसान हो जाती है. इसीलिए उनके पेटल का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड फॉर प्लांट? प्लांट के लिए सीड डिस्पर्जल की क्या मतलब इम्पोर्टेंस है वो आपको बतानी है. अब डिस्पर्जल ऑफ सीड्स क्या होता है? बहुत सारे मेथड्स हैं. उन मेथड्स की हेल्प से जो प्लांट्स के सीड्स होते हैं वो काफी लंबी लंबी डिस्टेंस पर जाकर गिर जाते हैं, जिसे बोल देते हैं सीड डिस्पर्जल. राइट. अब देखते हैं जो सीड डिस्पर्जल के बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं. फर्स्ट इज स्कैटरिंग ऑफ सीड्स टू फार प्लेसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्जल. बिखर जाना सीड्स का काफी दूर दूर की जगह पर उसे बोलते हैं सीड डिस्पर्जल. इट हैज टू द प्लांट्स टू, ये प्लांट की हेल्प करता है. फर्स्ट पॉइंट, प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग. ओवरक्राउडिंग नहीं होने देता. मान लो अगर सीड डिस्पर्जल नहीं हुआ तो सीड सारे के सारे उस पेरेंट प्लांट के आसपास गिर जाएंगे और वहीं पर एक ही जगह बहुत सारे प्लांट ग्रो कर जाएंगे, जिसे हम ओवरक्राउडिंग बोल देते हैं. सेकेंड, अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट वाटर एंड मिनरल. अगर बहुत सारे सीड्स एक ही जगह गिर गए और वहीं ग्रो कर गए तो वहां पर हमें कॉम्पिटिशन होगा सनलाइट के लिए, वाटर के लिए एंड मिनरल्स के लिए. अगर सीड डिस्पर्जल हो रहा है वहां पर कंपटीशन नहीं होगा. इन्वायर इनटू न्यू हैबिटेट्स. अगर एक ही जगह रहेंगे तो डेफिनेटली उनका हैबिटेट एक ही टाइप का रहेगा, लेकिन अगर दूर दूर जाके गिरेंगे सीड डिस्पर्जल होगा तो डेफिनेटली उनको नया हैबिटेट मिल सकता है. मतलब रहने के लिए, ग्रो करने के लिए अलग अलग जगह उन्हें मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जांपल ऑफ प्लांट इन विच सीड डिस्पर्जल टेक्स प्लेस बाय विंड, एक्सप्लोजन एंड एनिमल्स. आपको एग्जांपल्स देने हैं उन प्लांट्स के जिसके अंदर सीड डिस्पर्जल होता है विंड की हेल्प से, सेकंड एक्सप्लोजन की हेल्प से, थर्ड एनिमल की हेल्प से. मतलब सीड को उस पेरेंट प्लांट से काफी लंबी डिस्टेंस पर लेके जाने के लिए विंड की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उन प्लांट्स में विंड की हेल्प से होगा. सेकंड एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन का मतलब ये है हमारे पास जो प्लांट होता है उसके ऊपर, जैसे कि पी है, पी का प्लांट है, ये पी है, इसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं. जब इनकी सीड्स की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ से ब्रस्ट हो जाती है, ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है ऐसे, और जो ये पी है वो क्या हो जाती है? नीचे की तरफ गिर जाती है. इसे बोल देते हैं एक्सप्लोजन. नाउ एनिमल्स. एनिमल कैरी करते हैं कई बार उन
सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए। सीड डिस्पर्जल बाय विंड अकर्स इन कॉटन, कॉटन के सीड विंड से डिस्पर्ज होते हैं। डैंडलियन के सीड विंड से डिस्पर्जन होते हैं। ग्रासेस एंड मदार के सीड्स भी विंड की हेल्प से काफी लंबी लंबी डिस्टेंस पर चले जाते हैं। सीड डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन अकर इन बाल्सम, पी एंड कैस्टर, तो सीड एक्सप्लोजन की हेल्प से सीड डिस्पर्जल बाल्सम, पी एंड कैस्टर में होता है। सीड डिस्पर्जल बाय एनिमल्स अकर इन जैंथियम, रेनिया एंड गुआवा, तो गुआवा जैंथियम रेनियम के अंदर सीड डिस्पर्जल बाय एनिमल्स की हेल्प से होता है। नेक्स्ट, डिफाइन फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो बताना है। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गामेट टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एक ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर मेल गामेट एंड फीमेल गामेट दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों मिलते हैं और वहां जाइगोट बनता है, उसे बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, अब हम कुछ सोल्ड एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज पोटैटो ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें बताना है किस तरीके से पोटैटो को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हेल्प से हम ग्रो कर सकते हैं। थिंक फर्स्ट, पोटैटो इज ए अंडरग्राउंड स्टैम ट्यूबर। पोटैटो अंडरग्राउंड स्टैम ट्यूब टाइप है, ट्यूबर टाइप का है, विच इज swollen ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन इट, जो काफी मोटा होता है किसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो फूड मटेरियल है वो स्टोर होता है उस प्लांट के लिए। पोटैटो ट्यूबर possesses scales and depressions called eyes। पोटैटो ट्यूबर के अंदर अंदर की तरफ गड्ढे से होते हैं जिसे हम आईज बोल देते हैं। ईच आई रिप्रेजेंट अ नोड, हर आई किसे रिप्रेजेंट करती है, नोड को रिप्रेजेंट करती हैं। इन विच स्मॉल बर्ड्स का प्रेजेंट, जिसके अंदर बहुत ही छोटी छोटी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। दीज बर्ड्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट, इन्हीं बर्ड्स की हेल्प से नया प्लांट बनता है। व्हेन ए पीस ऑफ पोटैटो ट्यूबर विद आई is buried in the soil and is watered regularly, new potato plant grows out from the bud। अगर मैं इस पोटैटो ट्यूबर का जिसके ऊपर आई है कोई पीस लेता हूँ छोटा सा और सोयल के अंदर दबा देता हूँ एंड इज वाटर्ड रेगुलरली, और बार बार उसे पानी देता हूँ अप्रोप्रिएट अमाउंट में, तो मेरे पास न्यू पोटैटो प्लांट ग्रो हो जाता है उस बर्ड से। इन दिस वे प्लांट्स पोटैटो प्लांट्स आर ग्रोन वेजिटेटिवली। इस तरीके से हम पोटैटो प्लांट क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिवली ग्रो कर सकते हैं। नाउ यंग सूट दिस इज अ पोटैटो ट्यूबर, ये हमारी पोटैटो ट्यूबर है, राइट। अब देखो यहाँ पर आई है, दिस इज आई, दिस इज ऑल्सो आई, ये आई है इस पोटैटो की, और जब ये आई जर्मिनेट करेगी तो यहाँ से देखो इस तरीके से रूट्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, ये रूट निकलेंगे, उसके बाद छोटा सा सूट सिस्टम निकलेगा, यानी कि बर्ड डेवलप होगी। अब एक छोटी छोटी बर्ड डेवलप हो रही है, यहाँ से लीफ डेवलप हो रहे हैं और यहाँ से यंग सूट बन गया। जैसे ही यंग सूट बन गया, अगर मैं इतना पार्ट इस पोटैटो का कट कर दूंगा, इतना पार्ट कट करने के बाद और इसे सोयल के अंदर बरी कर दूंगा, दबा दूंगा, तो यहाँ से हम मेरे को पोटैटो प्लांट मिल जाएगा। पोटैटो प्लांट हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इस एक ही पोटैटो ट्यूबर से 1 2 3 अगर ये भी जर्मिनेट अच्छे से कर जाए, बहुत सारे पोटैटो प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की आपको सिग्निफिकेंस बतानी है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। फर्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जब मोर रैपिड, मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, आसान प्रोसेस है एंड चीपर, काफी सस्ता मेथड है। और प्लांट प्रोपेगेशन, प्लांट को ग्रो कराने का, एज कम्पेयर टू अदर मेथड, दूसरे मेथड के कंपैरिजन में प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो। जो प्लांट हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हेल्प से उगाते हैं उन्हें कम टाइम लगता है एंड बी ए फ्लावर, बहुत जल्दी फूल आते हैं उनके ऊपर और बहुत ही जल्दी फल लग जाते हैं, अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस बाय सीड्स, उनके कंपैरिजन में जिसे हम सीड की हेल्प से ग्रो करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, the new plant are exact copies or clone of the parent plant as they are produced from the single parent। जो नए प्लांट बनेंगे वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे अपने पेरेंट प्लांट की, रीजन बीइंग क्योंकि उन्हें सिंगल पेरेंट से ग्रो कराया गया है। दे हैव नो वेरिएशन, उनके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होंगी, चेंजेस नहीं होंगे बेबी प्लांट के अंदर। दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज फॉर प्लांट ग्रोअर्स सच एज ए गार्डनर, एज दे कैन प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ प्लांट विद द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रेजिस्टेंस टू डिसीज। तो ये काफी अच्छा एडवांटेज है, काफी अच्छी बहुत ही अच्छी चीज है किसके लिए, गार्डनर के लिए, जो
ग्रो करता है प्लांट्स को, क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ प्लांट ग्रो कर सकता है उनके पेरेंट्स से, जिनके अंदर बिल्कुल भी डिसीज नहीं है, बहुत कम डिसीज है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन सर्टेन टाइम। बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं। इट इज एक्सट्रीमली beneficial to agriculturists as they can raise crop like banana, sugarcane, potato, and that do not produce viable seeds and can only be grown vegetatively। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिशियली मेथड है किसके लिए भी, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, जो बनाना, सुगरकेन एंड पोटैटो उगाते हैं। उन्हें सीड की जरूरत नहीं पड़ती और डायरेक्टली इस मेथड से वो खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट, due to the presence of organ of sexual reproduction like the tuber and bulb, many plants are able to tide over unfavorable condition। now अब क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हम ट्यूबर की हेल्प से, बल्ब की हेल्प से बहुत सारे प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन, अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो भी करा सकते हैं, क्योंकि सीड को तो फेवरेबल कंडीशन के दौरान ही ग्रो कराया जा सकता है, लेकिन इनको तो वैसे भी ग्रो कराया जा सकता है। नाउ हाउ डू इंसेक्ट पोलिनेट फ्लावर। अब हमें बताना है कि जो फ्लावर्स हैं उनको इंसेक्ट कैसे पोलिनेट कर सकते हैं, वो चेक करते हैं। देखो, मैनी फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड। जो बहुत से फ्लावर होते हैं उनका कलर बहुत ही अच्छा होता है, ब्राइट होता है, बहुत ही डार्क होता है, एंड स्कैंटी टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, और सुगंध महक होती है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट्स सच एज हनी बी आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय देयर ब्राइटली कलर्ड पेटल्स एंड स्कैन। जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि हनी बी काफी अट्रैक्ट होती है किसकी तरफ, ब्राइटली कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर की तरफ और उनकी महक की तरफ। फ्लावर कंटेन नेक्टर ऑन विच द इंसेक्ट लाइक हनी बी फीड। फ्लावर के अंदर नेक्टर होता है, जूस होता है, रस होता है, जिसके ऊपर हनी बी फीड करती है, जिसे हनी बी खाती है। एज बीज लैंड ऑन द फ्लावर, जैसे ही हनी बी फ्लावर के ऊपर बैठती है एंड फीड ऑन द नेक्टर, नेक्टर को खाती है, पोलन्स गेट स्टिक टू द बैक एंड लेग्स। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उसकी बैक पर और लैग पर चिपक जाते हैं। नाउ बीज फ्लाई टू द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। अब बीज सेम काइंड के फ्लावर के ऊपर चली जाती हैं एंड ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स टू दिस फ्लावर, और वो पोलन्स को ट्रांसफर कर देती है उस फ्लावर पर। दस बीज गेट सम फूड फ्रॉम द प्लांट एंड इन टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय बी। इस तरीके से बीज को भोजन मिल जाता है और वापस प्लांट को क्या कर देती है, वो प्लांट के फ्लावर को पॉलिनेट कर देती है। नेक्स्ट, गिव अ डायग्राम ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बर्डिंग इन ईस्ट। ईस्ट के अंदर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बतानी है किसकी, बर्डिंग की। तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप ये डायग्राम आसानी से क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट, डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, व्हाई इज इट कॉल्ड सो। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिफाइन कीजिएगा, इसे ऐसा क्यों नाम दिया गया। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने का किसके, वेजिटेटिव पार्ट से, उस प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स, एक मेथड है जिसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सिंस द प्रोपेगेशन इज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि जो प्रोपेगेशन होता है प्लांट को ग्रो कराते हैं हम उन उसी के वेजिटेटिव पार्ट से कराते हैं, इसलिए इसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the methods of artificial propagation of plants? अब artificial propagation of plants के लिए कौन कौन से मेथड वो बताने हैं। फर्स्ट है स्टेम कटिंग मेथड। इसमें क्या करेंगे, हेल्दी यंग ब्रांच ऑफ प्लांट के जिसके ऊपर लीफ बर्ड है उसे हम कट कर लेंगे एंड प्लांट इन अ मॉइस्ट सोइल, और मतलब नमी वाली सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर उसे प्लांट कर देंगे, उगा देंगे। द कटिंग डेवलप रूट्स एंड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट। जो कटिंग के ऊपर रूट आ जाएगी और वो एक नए प्लांट का रूप ले लेगा। एग्जाम्पल है रोज एंड सुगर केन। सिमिलरली देखो, ये मैंने कट कर ली स्टेम को मैंने कट कर लिया और यहाँ पर दो पत्ते थे और यहाँ बर्ड थी, और इस सोइल के अंदर डाल दिया इसे। कुछ दिनों बाद रूट जर्मिनेट स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से सूट सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ये रोज का क्या बन गया भाई, प्लांट बन गया विद द हेल्प ऑफ द विच मेथड, स्टेम कटिंग मेथड। नाउ लेयरिंग, लेयरिंग में क्या होगा, एक यंग ब्रांच इज बैंड टुवर्ड द ग्राउंड एंड कवर्ड विद मॉइस्ट सोइल फॉर्मिंग ए लेयर। तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास पेरेंट प्लांट है जो काफी अच्छी ब्रांच है, हेल्दी ब्रांच है, यंग ब्रांच है, उसे इस तरीके से मोड़ेंगे और सोइल
की लेयर उसके ऊपर चढ़ा देंगे और कुछ दिन के बाद उसके अंदर ही रखेंगे तो नीचे जो ब्रांच पार्ट था इसके नीचे जो सोइल के अंदर थी, ठीक है, सूट हेल्ड बिलो द सोइल, वहां पर रूट ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब रूट ग्रो हो जाएंगी तो ऊपर से सूट सिस्टम भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से नया प्लांट बन गया। अब हम इस ब्रांच को यहाँ से कट कर सकते हैं और ये हमें एक नया प्लांट मिल गया, जिसे हम इस मेथड को हम लेयरिंग मेथड बोल देते हैं। आफ्टर सम टाइम रूट्स डेवलप इन द कवर्ड पार्ट, इस जो ढके हुए पार्ट के अंदर से रूट डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी। द ब्रांच इज देन कट ऑफ द पेरेंट प्लांट, अब इस ब्रांच को हम कट कर देंगे उसके पेरेंट प्लांट से एंड अलाउड टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, और हम नए प्लांट में इसे मतलब नए प्लांट को ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे। जैस्मिन एंड स्ट्रॉबेरी आर ग्रोन बाय यूजिंग दिस मेथड, जैस्मिन एंड स्ट्रॉबेरी को हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज ग्राफ्टिंग। द मेथड कंसिस्ट ऑफ कीपिंग a stem cutting with the bud of one plant that is called secant over the stem cut of the other plant called the stalk and tying them up together। हम क्या करेंगे, इसमें एक तो लेंगे रूट वाला पार्ट जिसको स्टॉक बोल देते हैं, ऊपर से कट कर लेंगे। दूसरा स्टेम लेंगे हम हेल्दी प्लांट का जिसे सिकन बोलते हैं, इस तरीके से कट करेंगे आपस में एक दूसरे से फिट हो जाए, राइट। अब इसे टाई कर देंगे विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ। दोनों को टाई करने के बाद अब यहाँ से टिश्यू एक हो जाता है, मतलब टिश्यू की ग्रोथ होती चली जाती है और यहाँ जो बर्ड होती हैं सिकन के ऊपर, इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और इस तरीके से मुझे नया प्लांट मिलता है। मैंगो और गुआवा को इस मेथड से हम ग्रो कर सकते हैं। द टिश्यूज ऑफ स्टोक एंड सिकन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वन प्लांट, दोनों के टिश्यू जॉइन हो जाते हैं और एक प्लांट बन जाता है और वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल मैंगो और गुआवा, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर में क्या करेंगे, स्मॉल पीस लेंगे टिश्यू का, कहाँ से, जिसे हम एक्सप्लांट बोल देते हैं, मतलब ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट से। इस कट ऑफ फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट, जो ग्रोइंग टिप थी प्लांट की वहां से मैंने छोटा सा पीस कट कर लिया टिश्यू का। नाउ सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर देन ग्रोन इन ए सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर कंट्रोल कंडीशन। अब हम इन सेल को, इस टिश्यू की इन सेल्स को एक सुटेबल मीडियम प्रोवाइड करेंगे लैब के अंदर और वहां रख देंगे। नाउ सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड फॉर्म एन अनऑर्गेनाइज्ड सेल मास कॉल्ड स्कैलस। अब ये सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडियम है, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में डिवाइड होती है और इसे कैलस बोल देते हैं। नाउ दिस कैलस इज ट्रांसफर टू अनदर न्यूट्रिएंट मीडियम, अब इसे हम दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डाल देते हैं कंटेनिंग प्लांट हार्मोन, जिसके अंदर प्लांट के हार्मोन है। वेयर द कैलस डिवाइड, अगर प्लांट हार्मोन है तो यहाँ पर कैलस का सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है एंड डिफरेंशिएट इनटू रूट्स एंड शूट्स फॉर्मिंग ए न्यू प्लांटलेट, और यहाँ से रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है जिसे हम न्यू प्लांटलेट बोल देते हैं। द प्लांटलेट एंड ग्रोन इन द पोट फिल्ड विद सोयल, अब इस प्लांटलेट को ऐसे पोट के अंदर जिसके अंदर सोयल है उसके अंदर ग्रो कराते हैं और हमारे को क्या मिल जाता है, एक नया प्लांट मिल जाता है। एस्पैरागस एंड क्रिसैंथियम एक्सेट्रा, तो ये कुछ एग्जांपल हैं जिनको हम टिश्यू कल्चर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। द एक्सप्लांट कैन गिव राइज टू रूट एंड शूट डायरेक्टली डिपेंडिंग द नॉर्मल कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट मीडियम। जो एक्सप्लांट है हमारे को, जो स्मॉल पार्ट ऑफ द टिश्यू है, वो हमें रूट एंड शूट सिस्टम डायरेक्टली दे देता है, हमें न्यूट्रिएंट मीडियम की नॉर्मल कंसंट्रेशन पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चेंज नहीं करनी पड़ती और बहुत जल्दी टिश्यू कल्चर मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं किसे, प्लांट्स को। नेक्स्ट देखो भाई, टिश्यू कल्चर। सबसे पहले हमने ये बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब थी, इसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम लिया और एक्सपेंड इसके अंदर रखा। देखो सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया और अब इसे प्लांट हार्मोन वाले पार्ट में क्या कर दिया, रख दिया और फिर यहाँ से अब सूट एंड रूट सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है जिसे प्लांटलेट बोल देते हैं। अब इस प्लांटलेट को आप ट्रांसफर कर सकते हो, प्लांट कर सकते हो किसके अंदर, सोयल कंटेनिंग पॉट के अंदर। नाउ next, refer the given diagram showing the structure of flower with parts labeled first, second, third and fourth। तो ये फ्लावर दे रखा है, स्ट्रक्चर फ्लावर की स्ट्रक्चर और फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट लेबल कर रखा है। व्हाट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फोर्थ रिप्रेजेंट, ये पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंटेन ओव्यूल, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। एंड प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन, ऐसा कौन सा पार्ट है जो पोलन ग्रेन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले देखो पीट, फर्स्ट पार्ट ये दिख रहा है एक कलर्ड पार्ट होता है भाई, इसे पेटल्स बोल देते हैं। सेकंड पार्ट ये क्या है भाई, इसे हम सेकंड पार्ट दिस वन ये ग्रीन पार्ट होता है, इसे सेपल बोल देते हैं।
थर्ड पार्ट ये ओवरी होता है जिसके अंदर क्या बनते हैं, ओव्यूल्स बनते हैं। एंड फोर्थ पार्ट ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम एंथर बोल देते हैं। सी फर्स्ट पार्ट पेटल, सेकंड सेपल एंड थर्ड ओवरी एंड फोर्थ इज एंथर। विच कंटेन ओव्यूल्स, फर्स्ट पार्ट किसके अंदर ओव्यूल होते हैं, आपको दिखाई दे रहा, थर्ड के अंदर ओव्यूल है जिसे ओवरी बोल देते हैं। नाउ ओवरी दैट इज लेबल्ड एज थर्ड कंटेन द ओव्यूल्स। सेकंड पार्ट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन, कौन सा पार्ट पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, दैट इज फोर्थ पार्ट, रीजन बिंग एंथर पर ही पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। Anther labeled as fourth produces pollen grain. Next question. In the given table हमें टेबल दे रखी है, fruit and seeds are grouped to according to the way they are dispersed. fruit और seed को हमने रख रखा है और किस तरीके से वो क्या होता है डिस्पर्स होता है वो मेथड भी बता रखा है। Identify the way of seed or fruit dispersal represented by A and B. Justify your answer. तो आपको A और B बताना है किस तरीके से उनका सीड डिस्पर्जल होता है या फिर फ्रूट डिस्पर्जल होता है। देखो भाई फर्स्ट देखो वे ऑफ डिस्पर्जल सीड या फ्रूट, ए पार्ट ड्रम स्टिक है तो आपको बताना ड्रम स्टिक किस तरीके से डिस्पर्ज होता है। सेकंड बाई वाटर कोकोनट है। थर्ड बी है, ये बी हमें नहीं पता कौन सा है लेकिन हमें मेथड बताना है किस मेथड से डिस्पर्ज होता है, कैस्टर, कैस्टर है ये। बाई एनिमल्स जैंथियम है। नाउ देखो ए रिप्रेजेंट डिस्पर्जल बाय विंड, देखो ड्रम स्टिक काफी लाइट होता है वो किससे डिस्पर्ज होता है भाई, विंड से डिस्पर्ज होता है। लेकिन कैस्टर किससे डिस्पर्ज होता है भाई, स्प्लिटिंग यानी कि एक्सप्लोजन मेथड से डिस्पर्ज होता है। मतलब ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह आएगा बाय विंड और बी की जगह क्या आएगा बाय एक्सप्लोजन। द सीड ऑफ ड्रमस्टिक आर स्मॉल एंड लाइट विद विंग लाइक स्ट्रक्चर, जो सीड है ड्रमस्टिक के छोटे होते हैं हल्के होते हैं उनके ऊपर विंग लाइक स्ट्रक्चर्स जैसी होती हैं। These structures help them to float in air, जिसकी वजह से वो हवा में तैर सकते हैं। Hence they are dispersed by the agency of wind, इस तरीके से वो विंड से क्या कर सकते हैं, डिस्पर्ज कर सकते हैं। The wall of castor fruit splits opens with an explosive force causing the seeds to scatter in different direction। जो वाल होती है कैस्टर फ्रूट की वो स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है और फिर ओपन होती है, एक्सप्लोजिव फोर्स के साथ अंदर से फोर्स लगता है जिसकी वजह से सीड्स स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में और पेरेंट प्लांट से अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट और पेरेंट प्लांट से दूर दूर चले जाते हैं। इसीलिए डिस्पर्जन बाय स्प्लिटिंग ऑफ फ्रूट बी बी की किसके हेल्प से डिस्पर्जन होगी भाई, स्प्लिटिंग ऑफ फ्रूट या फिर एक्सप्लोजन की हेल्प से क्या हो जाता है, डिस्पर्जन होता है। सेकेंड पार्ट गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट ए सीड ऑफ मदार, आइडेंटिफाई द वे बाय विच इट इज डिस्पर्स्ड। आपको बताना ये मदार का क्या है, सीड है, ये किस मेथड से डिस्पर्ज होगा, ए मेथड से डिस्पर्ज होगा फिर बी मेथड से डिस्पर्ज होगा। देखो भाई फ्रॉम द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर है, इट इज क्लियर दैट सीड ऑफ मदर हैज स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, काफी गहरे हेयर्स हैं इसके ऊपर। सच स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीड इज बाय विंड, तो इसकी वजह से इन इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से किसकी वजह से डिस्पर्ज होगा भाई, ये विंड की वजह से डिस्पर्ज होगा। हेंस ए रिप्रेजेंट द वे ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड ऑफ मदार, इसलिए ए के अंदर हमने देखा था बाय विंड था, इसीलिए ए मेथड यूज होगा के डिस्पर्जन के लिए, किस सीड डिस्पर्जल के लिए, किसके, मदार के। आखे का पेड़, आखे का बीज बोलते हैं इसे। नेक्स्ट हाउ डज asexual reproduction occur by spore formation, अब आपको बताना asexual reproduction occur by spore formation, spore formation में asexual reproduction होती है वो हमें बताना है। नाउ देखो भाई जब स्पोर फॉर्मेशन होता है एक ही पेरेंट से क्या होता है भाई, न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है तो डेफिनेटली वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसके अंदर मेल फीमेल पार्ट का मतलब फ्यूजन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो इसीलिए हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलते। देखो स्पोर फॉर्मेशन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई एंड बैक्टीरिया। स्पोर फॉर्मेशन एक असेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का जो कि फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर होता है। ईच स्पोर इज अ टाइनी स्पाइरिकल बॉडी कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट that withstand to unfavorable conditions such as a high temperature and low humidity। हर स्पोर छोटा सा स्पैरिकल बॉडी होती है और उसके ऊपर हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, कोटिंग होती है जो उसे अनफेवरेबल कंडीशन, हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी से क्या करती है भाई, बचा के रखती है। सो दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए सर्वाइव कर जाता है अंडर फेवरेबल कंडीशन। स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, जैसे ही से फेवरेबल कंडीशन मिलती है जर्मिनेट होने की तो ये स्पोर जर्मिनेट हो जाता है और उसके बाद न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट का तो यूज हुआ ही नहीं है, इसीलिए किसके अंदर आएगा भाई, असेक्सुअल
रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा। ये हम एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हैं। स्पोर अगर एनवायरनमेंट के अंदर है और उसे फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है ब्रेड माउल्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली वो ग्रो करेगा। तो यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हाइफे डेवलप होते हैं। हाइफे के पास स्पोरेंजिया अपीयर होता है और स्पोरेंजिया जैसे ही फुली मैच्योर होता है तो ब्रस्ट हो जाता है और वहां से क्या निकलते हैं, स्पोर्स निकलते हैं अगेन, और वो एयर के थ्रू डिस्पर्ज हो जाते हैं। इस तरीके से जर्मिनेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है किसके अंदर, ब्रेड माउल्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। अब आपको इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के फीचर्स निकलने हैं। फर्स्ट फीचर, फ्लावर आर बिग एंड ब्राइटली कलर। फ्लावर बड़े बड़े होते हैं, उनका कलर बहुत अच्छा होता है, डार्क कलर होता है। दे यूजुअली हैव नेक्टेरियस दैट प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ नेक्टर। उनके पास नेक्टेरियस होते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में नेक्टर प्रोड्यूस होता है। दे प्रोड्यूस ओडर, उनके अंदर महक होती है, सुगंध हो गई है, विच में भी प्लेजेंट और फाउल, जो बहुत ही सहनीय, प्लेजेंट हो सकती है और फाउल भी हो सकती है। दे हैव स्टिकी स्टिग्मा एंड स्टिकी पोलन ग्रेन। उनका स्टिग्मा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, एंड पोलन ग्रेन भी क्या होते हैं भाई, स्टिकी होते हैं। वे ऐसे फ्लावर्स के अंदर इंसेक्ट पॉलिनेट कराते हैं, मतलब इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जिसे हम बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the seeds of plant required to be dispersed? Why are the seeds of plants required to be dispersed? जो seeds plant के seeds को disperse कराना जरूरी क्यों है वो बताना है। If the fruit simply fall beneath or near the parent plant, अगर जो हमारा फल है पेड़ के नीचे या फिर पेरेंट के प्लांट के नजदीक गिर जाता है, then the seed inside them will try to germinate। जो seed fruit के अंदर होता है वो germinate करना स्टार्ट कर देता है, उगने की कोशिश करेगा। After germination, it would be too overcrowded and the new plant would be starved of nutrients and water। जो अगर ऐसे बहुत सारे फ्रूट नीचे गिर गए पेड़ के, तो वहां पर बहुत सारे प्लांट, नए नए प्लांट क्या होंगे भाई, ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और वहां पर ओवर क्राउडेड हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लांट वहां ग्रो कर जाएंगे। जो न्यू प्लांट बनेंगे वहां पर, क्योंकि एक ही जगह बहुत सारे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सोइल के अंदर से न्यूट्रिएंट लेने का कंपटीशन बढ़ जाता है और उन्हें न्यूट्रिएंट बहुत कम मिलता है, पानी कम मिलता है, जिसकी वजह से वो स्टार्व हो जाते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाती। दे विल ऑल्सो नॉट रिसीव एनफ सनलाइट। वो इन सनलाइट अप्रोप्रिएट अमाउंट में सनलाइट भी नहीं ले पाते कि बहुत सारे प्लांट ग्रो कर गए वहां। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट फ्रूट एंड सीड्स शुड बी डिस्पर्स्ड ओवर अ वाइड एरिया वेयर दे स्टैंड अ बेटर चांस फॉर फाइंडिंग द राइट कंडीशंस टू ग्रो। इसीलिए सीड्स और फ्रूट्स को डिस्पर्स होना ही चाहिए, ताकि जिस भी एरिया में जाए वहां उन्हें अच्छा चांस मिले, किसके लिए, राइट कंडीशंस, अच्छी कंडीशन, ठीक कंडीशंस का, ताकि वो क्या हो सके, ग्रो हो सके अच्छे से, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सके, उन्हें न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे से मिल सके, उन्हें पानी बहुत अच्छे से मिल सके, उन्हें अप्रोप्रिएट अमाउंट में न्यूट्रिएंट सोइल से वो एब्जॉर्ब कर सके, एंड सनलाइट अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिल सके, और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सके। फ्रूट एंड सीड डिस्पर्स हेल्प द प्लांट टू। अब जो फ्रूट और सीड डिस्पर्जल है और प्लांट के लिए हेल्पफुल कैसे होते हैं, फर्स्ट प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग नहीं होने देते, अवॉइड कंपटीशन फॉर सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स, वहां कंपटीशन को कम कर देते हैं सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स के, एंड इन्वेंट न्यू हैबिटेट, और एक नया एनवायरनमेंट, एक नया हैबिटेट मिलता है जिसके अंदर वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। वेयर आर द मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो बताना है हमें। अभी अभी हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट देखा था, वहां हमें पता है कौन कहाँ सेपल प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पेटल प्रेजेंट होते हैं, कहाँ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है फ्लावर का। सी, स्टैमेंस एंड कार्पेल्स आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। जो स्टैमेन है वो मेल पार्ट है, और कार्पेल्स जो फीमेल पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का। मेल गैमेट आर कंटेन इन द पोलन ग्रेन विच इज प्रेजेंट इन द एंथ ऑफ द स्टेमन। जो मेल गैमेट है वो पोलन ग्रेन के अंदर होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, एंथ ऑफ द स्टेमन, स्टेमन के एंथर में प्रेजेंट होता है। एंड फीमेल गैमेट आर कंटेन इन द ओव्यूल। और फीमेल गैमेट कहाँ होते हैं, ओव्यूल के अंदर होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द ओवरी द कार्पेल, जो कार्पेल की ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द फ्रूट ऑफ ए मैंगो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आलमंड। जो मैंगो का फ्रूट है वो आलमंड से किस तरीके से डिफरेंट है, तो सिंपल सी बात है भाई, फ्रूट ऑफ ए मैंगो इज फ्लैसी एंड जूसी। फ्लैसी होता है, गुदा होता है उसके अंदर, जूस भी होता है मैंगो के अंदर। लेकिन फ्रूट ऑफ आलमंड इज ड्राई एंड हार्ड। लेकिन आलमंड का फ्रूट क्या होता है, सूखा होता है और काफी कठोर होता है। नेक्स्ट, Arus performed an experiment. He took two moringas fruits A and B
द सेम साइज उसने एक्सपेरिमेंट किया और ए और बी मोरिंगा फ्रूट के दो सेम साइज के लिए ही कट द विंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रूट बी एज फिगर। उसने ये विंग लाइक स्ट्रक्चर है वो कट कर दी, दैट इज बी बन गया वो बी का, लेकिन ए की कट नहीं की। देन ही ड्रोव बोथ फ्रूट फ्रॉम द सेम हाइट बिलो अ फैन दैट वाज स्विच्ड ऑन। अब इन दोनों के दोनों फ्रूट को उसने एक पर्टिकुलर हाइट से फैन के सामने ऊपर से नीचे गिराया। He recorded the time taken by each fruit to reach the ground and also noted that how far from the fan each fruit landed। तो उसे पता चला कि जो टाइम लगा ए और बी को धरती पर आने के लिए अलग अलग लगा, और ए और बी की डिस्टेंस है उस फैन से काफी अलग अलग थी। ए या बी अलग अलग डिस्टेंस पे जाके गिरा। What was the aim of the experiment? एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? Which fruit do you think landed on the ground sooner and nearer to the fan? कौन सा फ्रूट ग्राउंड के नजदीक गिरता है और फैन के नजदीक गिरता है, वो हमें बताना है। तो नॉर्मली जो एम है इस एक्सपेरिमेंट्स का वो दिखा रखा है कि सीड डिस्पर्सल बाय एयर, हवा की हेल्प से हम सीड को किस तरीके से डिस्पर्स कर सकते हैं। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज टू फाइंड आउट वेदर द विंग लाइक स्ट्रक्चर हेल्प मोरिंगा फ्रूट टू डिस्पर्स मोर एफिशिएंटली बाय द विंड। कि जो विंग लाइक स्ट्रक्चर है मोरिंगा फ्रूट की, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कि नहीं किसके विंड द्वारा डिस्पर्स कराने के लिए। फ्रूट बी वुड लैंड ऑन द ग्राउंड सून। फ्रूट बी ग्राउंड पर बहुत जल्दी गिरेगा, क्यों? क्योंकि इसके विंग्स को हमने काट दिया था। एंड नियर टू द फैन, और फैन के नजदीक गिरेगा। वाइल जो फ्रूट ए है वो लॉन्गर टाइम लेगा ग्राउंड पर आने के लिए एंड वुड लैंड फार अवे फ्रॉम द फैन, और फैन से काफी डिस्टेंस पर जाके गिरेगा, क्योंकि उसके पास क्या है? विंग्स हैं, और विंग्स की हेल्प से वो एयर के अंदर फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है। दिस इज बिकॉज विंग लाइक स्ट्रक्चर हेल्प फ्रूट ए टू फ्लोट इन एयर फॉर लॉन्गर टाइम। क्योंकि विंग लाइक स्ट्रक्चर ए के पास जो है वो लंबे टाइम के लिए हवा में रखेगी उसे, एंड एनेबल विंड टू कैरी इट फार अवे फ्रॉम वेयर इट वाज रिलीज। और विंड की वजह से वो बहुत काफी लंबी डिस्टेंस कवर करेगा आपके जहां से उसे रिलीज किया गया था। देखो भाई, यहाँ पर ए के पास ये विंग्स प्रेजेंट है, बट बी के पास तो है ही नहीं, तो विंग्स नहीं है बी के पास, बहुत जल्दी नीचे गिरेगा, और ए के पार्ट है तो ए के पास है तो काफी लार्ज डिस्टेंसेस कवर करेगा। नाउ नेक्स्ट, इन एन एक्टिविटी परफॉर्म बाय मुनीस ही ऑब्जर्व द फॉलोइंग। तो उसने कुछ ऑब्जर्व किया। फर्स्ट, फ्लावर ऑफ चाइना रोज आर लार्ज। जो चाइना रोज के फ्लावर है वो लार्ज होते हैं, कलर होते हैं एंड सोई काफी सुंदर दिखते हैं। बट इन केस ऑफ मेज फ्लावर स्मॉल एंड डल, लेकिन मेज के अंदर बहुत छोटे छोटे होते हैं और इतने अच्छे दिखते भी नहीं। पोलन ग्रेन इन केस ऑफ चाइना रोज आर स्टिकी एंड बिगर इन साइज। पोलन ग्रेन जो होते हैं चाइना रोज के केस में वो स्टिकी और बिगर साइज के होते हैं, बट मेज के अंदर स्मॉल साइज के होते हैं और ड्राई होते हैं। फ्लावर ऑफ चाइना रोज कैन प्रोड्यूस नेक्टर। चाइना रोज के फ्लावर नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फ्लावर मेज के पास कोई नेक्टर प्रेजेंट नहीं होता। फ्रॉम above ऑब्जर्वेशन व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन रिगार्डिंग द टाइप ऑफ पोलिनेशन इन चाइना रोज एंड मेज। तो कौन से कंक्लूजन आप कंक्लूड कर सकते हो इन दो स्टेटमेंट को पढ़ के, चाइना रोज के बारे में और मेज के बारे में, किसके रिगार्डिंग? पोलिनेशन के रिगार्डिंग। तो देखो भाई, देखो, based on the above observation it can be concluded that flowers in case of China rose plant are insect pollinated। देखो, चाइना रोज में insect pollinated होगा, रीजन बीइंग उसका जो चाइना रोज है वो स्टिकी है, पोलन ग्रेन स्टिकी है, साइज बड़ा है, और सेकंडली चाइना रोज के फ्लावर्स नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं और कलर भी काफी अच्छा खासा होता है। तो डेफिनेटली इंसेक्ट उसके ऊपर आएंगे ही आएंगे, और जैसे इंसेक्ट आएंगे तो नेक्टर क्या करेंगे? सक करेंगे, लेंगे वहां से, और साथ में क्या कर देंगे? पोलिनेट कर देंगे उन फ्लावर को। नाउ देखो, बट मेज के केस में वाइल द फ्लावर इन केस ऑफ मेज आर विंड पोलिनेटेड, जो कि हल्के हैं, बहुत ही छोटे हैं, स्मॉल एंड ड्राई हैं, और यहाँ पर कोई भी नेक्टर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो विंड से पोलिनेट हो सकते हैं। दिस इज बिकॉज insect pollinated flowers usually have large size bright color। ये कैरेक्टरिस्टिक है insect pollinated flower की। नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। थर्ड, स्टिकी स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन होंगे। फोर्थ, उनके अंदर से महक आएगी, यानी कि सुगंध आएगी। लेकिन जो विंड के द्वारा क्या डिस्पर्स हो सकते हैं, फिर सॉरी पोलिनेट हो सकते हैं, वो देखो, उनका जो साइज स्मॉल होगा, वो ब्राइट कलर के नहीं होंगे, वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और वो काफी लाइट होते हैं और इजीली एयर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर इंसर्ट, व्हाई इज रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट? रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी क्यों है? भाई, न्यू इंडिविजुअल को इस संसार में लेके आने के लिए उनके पेरेंट्स से रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, दोबारा प्रोड्यूस करना। दोबारा तभी प्रोड्यूस होगा जब
ऑलरेडी स्पीसीज अर्थ पर सरवाइव करती होगी। नाउ रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स प्लांट। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम नए नए इंडिविजुअल को बनाते हैं उनके पेरेंट्स से। विदाउट रिप्रोडक्शन एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग। बिना प्रोडक्शन के कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपने बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। एंड देयरफॉर कैन नॉट कंटिन्यू इट्स जनरेशन, और उसकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकती। दस रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑन ऑर्गेनिज्म टू कंटिन्यू इट्स स्पीसीज। अगर स्पीसीज को सर्वाइव रखना है, कंजर्व रखना है, तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीसीज नहीं बचेगी, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी भाई। When does a seed start germinating? आखिर कब सीड जर्मिनेटिंग यानी कि उगना स्टार्ट कर देता है? A seed starts germinate when it get favorable condition. सफिशिएंट अमाउंट में मॉइस्चर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, वार्मनेस मिलेगी एंड सनलाइट मिलेगी, तभी सीड जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। नाउ रेफर द गिवन फिगर। देखो ये हमें दिख रहा है बटरफ्लाई और ये फ्लावर दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये फ्लावर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर ही है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनेशन, तो इस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को बताना है। शोन इन इट एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकली है, तो भाई ये पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है। नाउ देखते हैं। गिवन पिक्चर शोज इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन दिखा रहा है गिवन फिगर। इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज, हनी बीज एक्सेट्रा विजिट फ्लावर ऑफ सकिंग नेक्टर। अब क्या करेंगे भाई, ये बटरफ्लाइज है, हनी बीज है, वो नेक्टर को सक करने के लिए फ्लावर को विजिट करते हैं, अलग अलग फ्लावर पर जाते हैं। वाइल सकिंग नेक्टर, नेक्टर सक करने के दौरान, चूसने के दौरान, सम पोलन ग्रेन कैन स्टिक टू द बॉडी ऑफ दिस इंसेक्ट। इंसेक्ट की बॉडी पर कुछ पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। When these insect visit another flower, जब ये इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पर जाते हैं, पोलन ग्रेन्स आर ब्रस्ट ऑफ, पोलन ग्रेन वहां छूट जाते हैं। सम ऑफ विच फॉलो द स्टिग्मा, कुछ उनमें से स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। इन दिस वे पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। इस तरीके से जो पोलन ग्रेन है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या कर दिए जाते हैं भाई, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के? सबसे पहले फ्लावर का साइज बिग होगा, उनके पेटल्स का बहुत ही ब्राइट कलर होगा। सेकंड, उनके पास नेक्टरीज होंगे जो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं अप्रोप्रिएट अमाउंट में। थर्ड, उनके पास महक होती है यानी कि सुगंध होती है। फोर्थ, उनके पास स्टिग्मा और जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिकी टाइप के होते हैं, ताकि आसानी से जो वो मतलब इंसेक्ट है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। एग्जाम्पल्स अपॉइंटेड फ्लावर के सनफ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। लेट अस सी सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्वड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ प्रेजेंट होते हैं। जो ऑफस्प्रिंग होती है वो जेनेटिकली सेम होती है टू देयर पेरेंट्स, किसके अंदर, असेक्सुअल के अंदर। लेकिन सेक्सुअल के अंदर जो ऑफस्प्रिंग है वो जेनेटिकली सेम नहीं होती, वो डिफरेंट होती है, वहाँ वेरिएशन होती है। इट अकर्स विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड फॉर्मेशन नहीं होता, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सीड फॉर्मेशन होता है। फोर्थ पॉइंट, वेजिटेटिव प्लांट parts such as roots, stem, leaves and etc. take part in asexual reproduction. asexual reproduction में प्लांट के अलग अलग पार्ट जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो सकता है, वो पार्टिसिपेट करते हैं और जाके न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन सेक्सुअल फ्लावर के अंदर जो फ्लावर्स के जो मेन ऑर्गन होते हैं वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गन प्लांट का पार्टिसिपेट करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। नाउ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल डायग्राम। अब हमें अगेन ग्राफ्टिंग एक्सप्लेन करना है डायग्राम की हेल्प से। ग्राफ्टिंग इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट। ग्राफ्टिंग आर्टिफिशियल मैनमेड मेथड है प्लांट को प्रोपेगेट कराने के लिए, प्लांट को ग्रो कराने के लिए। इट इज यूज इन हॉर्टिकल्चर, ये हॉर्टिकल्चर में यूज होता है, जिसके अंदर हम न्यू वेराइटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट एंड फ्रूट ट्रीज, हम अलग अलग ऑर्नामेंटल यानी कि सजाने वाले प्लांट और फ्रूट ट्री ग्रो कराते हैं। तो हॉर्टिकल्चर से एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम ऑर्नामेंटल प्लांट और फ्रूट ट्रीज को क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। याद रखना हॉर्टिकल्चर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। इन दिस मेथड कटिंग विद बर्ड्स ऑफ वन प्लांट, हम इस मेथड में क्या करेंगे,
एक वन प्लांट को कट करेंगे, इसके ऊपर क्या है, बर्ड है जिसे हम सिकन बोल देते हैं, एंड इज कैप्ड ओवर द कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट, और इसे दूसरे प्लांट के स्टेम के ऊपर इस तरीके से फिट करते हैं जिसे हम स्टॉक बोल देते हैं। शिकन एंड स्टॉक आर देन टाइड फर्मली, बहुत ही टाइटली हम इसे क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं, तब इनके टिश्यू ज्वाइन करेंगे, एक हो जाएंगे और यहाँ से बर्ड डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी और एक नया प्लांट हमें देखने को मिलता है। द केयर इज टू बी टेकन दैट स्टॉक हैज एन एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, स्टॉक के पास रूट सिस्टम होना ही चाहिए जो सोयल के अंदर हो। After some time, tissues of the stalk and the secant join together to form one plant. कुछ दिनों के बाद टिश्यू जो स्टॉक के सिकन के दोनों ही एक हो जाते हैं और एक नया प्लांट बन जाता है। द स्टॉक सप्लाइज एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू द सिकन, जो स्टॉक है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है सिकन को, क्योंकि उसके पास रूट है और जो कि सोइल के अंदर है। दिस इज अ कॉमन मेथड टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ एप्पल, गुआवा एंड मैंगो। एप्पल को, गुआवा को और मैंगो को ग्रो कराने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द फॉलोइंग सीड्स डिस्पर्स, तो किस तरीके से ये ए और बी वाले पार्ट के सीड डिस्पर्स होते हैं। फिगर ए एंड बी रिप्रेजेंट सीड ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल, ए ड्रमस्टिक की है और बी मैपल की सीड फिगर के अंदर दे रखे हैं। दीज सीड्स आर डिस्पर्स बाय द एजेंसी ऑफ विंड, ये दोनों के दोनों किससे डिस्पर्स होंगे भाई, विंड से डिस्पर्स होते हैं, क्योंकि इनके पास विंग्स है। देखो इसमें यहाँ विंग्स है और इसमें यहाँ विंग्स है। जिस भी सीड के पास विंग लाइक स्ट्रक्चर होती है तो वो एयर के अंदर फ्लोट कर सकता है और एयर की हेल्प से क्या हो सकता है, डिस्पर्स हो सकता है। दीज हैव विंग्स, इनके पास विंग्स होती है, अटैच टू दैम विच हेल्प दैम टू फ्लोट इन द एयर फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, यही विंग्स इन्हें एयर के अंदर लंबी डिस्टेंस कवर करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। देखो सेल्फ पोलिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ विल स्टडी अबाउट क्रॉस पोलिनेशन पढ़ चुके हैं, अब हम सेल्फ पोलिनेशन और पढ़ लेंगे और दोनों में डिफरेंशिएट कर देंगे। व्हेन पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर आर कैरीड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, अगर मेरे पास सेम प्लांट है, क्या मेरे पास सेम प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक तो ये मान लो ये एक प्लांट है, इसके ऊपर फ्लावर है, ये दूसरा प्लांट है, इसके ऊपर भी क्या है, फ्लावर है, इसके ऊपर एक और फ्लावर है, इसके ऊपर भी एक और फ्लावर है, इसके ऊपर भी बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट है। अगर यहाँ पोलन ग्रेन यहाँ से इसी फ्लावर के इसी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, इसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अगर इस फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास पोलन ग्रेन जाता है, लेकिन दोनों फ्लावर की जो प्लांट है उनकी टाइप सेम होनी चाहिए और तब फर्टिलाइजेशन होता है, उसे बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है भाई, अगर सेम प्लांट के अंदर अलग अलग फ्लावर है, उनके अंदर ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का, उसे सेल्फ बोलेंगे। अगर एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास पोलन ग्रेन जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन बोल देंगे। देखो हम पढ़ते हैं, व्हेन pollen grain from a flower are carried to the stigma of the same flower or the other flower of the same plant, that is called self pollination, उसे self pollination बोल देंगे। when the pollen grain from a flower of the one plant are carried to the stigma flower of another plant, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के पास जा रहा है लेकिन सेम काइंड का होना चाहिए, उसे क्या बोल देते हैं, क्रॉस पोलिनेशन बोल देते हैं। आप इस क्वेश्चन में डायग्राम की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो इस क्वेश्चन में। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर द पोलन नैनोस्टिग्मा, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है उसके बाद क्या होता है भाई, व्हेन पोलन लैंड्स ऑन अ स्टिग्मा इट जर्मिनेट्स, जब भी पोलन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा वो जर्मिनेट होगा, ग्रो करना स्टार्ट करेगा, एंड ग्रोज आउट इनटू अ थिन पोलन ट्यूब, और थिन पोलन ट्यूब बन जाती है। द पोलन ट्यूब एक्सटेंड थ्रू द स्टाइल, स्टाइल के अंदर से वो एक्सटेंड बढ़ना स्टार्ट कर जाती है, एंड रीचेज द ओवरी, और ओवरी को रीच करते वहां तक पहुंचती है, एंटर्स द ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एंट्री करती है। इन द ओव्यूल इट रिलीजेस टू मेल गैमेट, ओव्यूल के अंदर वो दो मेल गैमेट रिलीज करती है। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट, एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन करता है, जहां क्या बनता है, जाइगोट बनता है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इसे हम फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। कीप इन माइंड, जो जाइगोट होता है वो सिंगल सेल होता है और बहुत सारी सेल्स के अंदर जब डिवाइड होता है तो क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है भाई, इसके अंदर भी आप डायग्राम क्या कर सकते हो, बना सकते हो, जो इस तरीके से फ्लावर का ये फीमेल पार्ट है, यहाँ जब स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन स्टिक करता है तो यहाँ से ट्यूब जनरेट होती है, और ये ट्यूब किसके अंदर,
ओवरीज के अंदर जाती है जहाँ बहुत सारे एग्स हैं, और यहाँ से जो मेल पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर से होता हुआ यहाँ जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। एंड जाइगोट के बाद क्या होता है भाई, जब जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती हैं तो वो क्या करता है, एम्ब्रियो बना लेता है। नेक्स्ट, second question, so you have to draw diagram also in this question. What happened to ovule, ovary and other flower plant parts after fertilization? फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल का, ओवरी का और अदर फ्लावर प्लांट का क्या होता है वो बता रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स किस में चेंज हो जाता है भाई, सीड में चेंज हो जाता है, और जो ओवरी है और वो फ्रूट के अंदर राइपन्स टू फॉर्म फ्रूट, फ्रूट के अंदर बदल जाती हैं। जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं जैसे सेपल हो गए, पेटल्स हो गए, स्टैमन होंगे, वो उस फ्लावर से सूख के नीचे गिर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लांट पार्ट विच टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन द फॉलोइंग प्लांट्स। तो आपको बताना है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हेल्प से हम इसे ग्रो कर सकते हैं। इन प्लांट का कौन सा पार्ट हम ग्रो कराएं जो जिसकी वजह से हम आसानी से न्यू प्लांट को क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टर्मरिक एंड ब्रायोफाइलम। लेट्स सी, पोटैटो अंडरग्राउंड स्टैम है तो हम स्टैम कट कर लेंगे जिसके अंदर जिसके ऊपर आई होनी चाहिए, बड होनी चाहिए, तभी ग्रो करेगा। सिमिलरली स्वीट पोटैटो वो अंडरग्राउंड रूट है तो रूट की हेल्प से ग्रो कर सकते हैं। टर्मरिक वो भी अंडरग्राउंड स्टैम है तो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ब्रायोफाइलम को हम लीव्स, पत्तों की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सीड डिस्पर्जल बाय एनिमल्स। अब एनिमल्स की हेल्प से सीड डिस्पर्जल कैसे होता है उसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट, एनिमल हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड इन वेरियस वेज। अलग अलग तरीके से एनिमल हेल्प करते हैं सीड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में। फर्स्ट पॉइंट, सम फ्रूट एंड सीड्स आर स्पाइनी एंड हुक। जो फ्रूट और सीड्स स्पाइनी यानी कि कांटेदार होते हैं और हुक होते हैं जिनके ऊपर, वो आसानी से अटैच हो जाते हैं ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल, एनिमल की बॉडी पर, एंड आर कैरिड टू ए डिस्टेंस प्लेसेस, और काफी लंबी डिस्टेंस पर अलग अलग जगह चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैंथियम यूरेना इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, man, animal and birds eat the pulp or the edible part of the fleshy fruit and sow their seeds. Man हो सकते हैं, animal हो सकते हैं, या फिर other बर्ड्स हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, फ्रूट के फ्लैशी पार्ट को खा लेते हैं और उसके सीड को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, जैसे कि एप्पल, चेरी एक्सेट्रा। जिस भी जगह पर फेंकेंगे तो ये एनिमल ही तो थे, मैन भी एनिमल है, मीन्स टू से एनिमल एंड अदर बर्ड्स। ठीक है, तो इनकी हेल्प से भी सीड को क्या कर दिया हमने, डिस्पर्स कर दिया। स्मॉल एंड अनडाइजेस्टेड सीड्स ऑफ सम फ्रूट्स पास थ्रू देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड कम आउट अनअफेक्टेड। कुछ सीड इतने छोटे होते हैं उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकती एनिमल की बॉडी, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से डायरेक्टली बिना अनअफेक्टेड मतलब बिना चेंज हुए बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और जिस भी जगह वेस्ट मटेरियल गिरता है बॉडी एनिमल्स का, तो वहां पर वो सीड क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके से सीड डिस्पर्जल हो सकता है बाय एनिमल्स। एग्जांपल गुआवा बेरीज, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस तरीके से अनअफेक्टेड रहते हैं। दिस हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड, ये भी सीड डिस्पर्जल में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेता वांटेड टू ग्रो न्यू पोटैटो प्लांट यूजिंग कट सेक्शन ऑफ पोटैटो। अब श्वेता क्या करना चाहती है, नया पोटैटो प्लांट ग्रो करना चाहती है कट सेक्शन से। व्हाट शुड शी ऑब्जर्व ऑन द कट सेक्शन टू एंश्योर दैट दे कैन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। अब ये क्या कुछ ऑब्जर्व करेगी कट सेक्शन ऑफ पोटैटो प्लांट पर, पार्ट पर, सॉरी पोटैटो ट्यूबर पर, ताकि वो पोटैटो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाए। सेकंड, नेम टू अदर प्लांट दैट कैन बी रिप्रोड्यूस इन द सेम मैनर एज अ पोटैटो। तो आपको दो अदर एग्जांपल देने हैं प्लांट के जिसे आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो उसी मेथड से जैसे मैंने पोटैटो को किया है। देखो, सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए जो पोटैटो ट्यूबर है एटलीस्ट वन आई, उसके पास एक आई होनी चाहिए प्रेजेंट द ईच सेक्शन टू एंश्योर दैट कट सेक्शन ऑफ द पोटैटो कैन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। जो आपने कट किया है सेक्शन उसके ऊपर आई प्रेजेंट होनी चाहिए और आई के अंदर बड प्रेजेंट होनी चाहिए, राइट। तभी वो पोटैटो प्लांट क्या हो सकता है, ग्रो, पोटैटो ट्यूबर ग्रो कर सकती है, अदरवाइज वो पोटैटो प्लांट आप आसानी से ग्रो नहीं कर पाओगे। सेकंड, ginger and onion can reproduce in the same way as a potato। तो ये कुछ एग्जांपल हैं ऑनियन और गिंगर, तो ये दोनों पोटैटो वाले मेथड से ही क्या कर सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं। एज गिंगर ऑनियन आर वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड बाय अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड राइजोम एंड बल्ब रिस्पेक्टिवली। तो अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम बोलते हैं गिंगर के केस में, लेकिन ऑनियन के केस में क्या बोल देते हैं, बल्ब बोल देते हैं। और पोटैटो की तरह ही हम इन्हें क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग हेल्प टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। तो लेयरिंग किस तरीके से हेल्प करती है नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए, देखते कैसे। लेयरिंग इज एन आर्टिफिशियल मेथड, भाई आर्टिफिशियल मेथड है, इंसान की जरूरत पड़ेगी इसे, ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का इन प्लांट के केस में।
इन दिस प्रोसेस अ यंग ब्रांच इज बेंट। इस प्रोसेस के अंदर काफी यंग हेल्दी ब्रांच को हम बैंड करेंगे ग्राउंड की तरफ, टुवर्ड द ग्राउंड एंड कवर्ड विद मॉइस्ट सोइल फॉर्मिंग अ लेयर। और मॉइस्ट सोइल से, जिसके अंदर नमी है, उस सोइल से इसे ढक देंगे ताकि इसके ऊपर लेयर बन जाए सोइल की। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, रूट्स यानी कि कुछ टाइम इन द सेंस कुछ दिनों बाद, रूट्स डेवलप फ्रॉम द कवर्ड पार्ट। इस कवर्ड पार्ट के अंदर से रूट डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। द ब्रांच इज देन कट ऑफ फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। जब रूट डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगे तो उस ब्रांच को हम पेरेंट प्लांट से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं एंड अलाउ टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। और नए प्लांट को ग्रो करने के लिए अलाउ कर देते हैं। मतलब अब वहां से नया रूट एंड सूट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। रूट तो ऑलरेडी बन चुका है, अब सूट सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाएगा वहां से। बडिंग मतलब न्यू ब्रांचेस लीफ बनने मतलब ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय गार्डनर्स टू डेवलप प्लांट्स लाइक जैस्मिन वील्स एंड स्ट्रॉबेरी। ये मेथड हम गार्डनर्स यूज करते हैं। जो गार्डनर्स होते हैं वो इस मेथड को यूज करते हैं अलग अलग टाइप के प्लांट को ग्रो कराने के लिए। सी, देखो ये मेरे पास पेरेंट प्लांट था, इसकी ब्रांच ली जो यंग थी वो मैंने ऐसे की, मोड़ी, बैंड कर दी और मॉइस्ट सोइल मॉइस्ट सोइल की लेयर उसके ऊपर डाल दी। ठीक है, तो ये सूट को हमने बिलो द सोयल रख दिया यहाँ पर। कुछ दिनों बाद ये रूट दिख रही है, यहाँ से रूट की डेवलपमेंट हो जाएगी। जैसे ही रूट की डेवलपमेंट होगी, ऊपर से सूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। अब ये मेरे पास ये नया प्लांट बन गया। अब मैं यहाँ से इस प्लांट को दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ और आसानी से हमें नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं हम। Explain how asexual reproduction takes place in Spirogyra. Asexual reproduction Spirogyra में कैसे होती है उसे एक्सप्लेन करना है। Spirogyra a multicellular green alga है जो asexual रिप्रोड्यूस होता है by the process of fragmentation। ना नाम से पता चल रहा है भाई, इसके कुछ फ्रेगमेंट होंगे, कुछ पार्ट में डिवाइड होगा और वो पार्ट दोबारा फिर रीजनरेट हो जाएंगे और एक न्यू ऑर्गेनिज्म काफी बड़ा बन जाएगा, जिसे फ्रेगमेंटेशन बोल देते हैं। फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी ऑफ द पेरेंट, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी ब्रेक हो जाती है डिस्टिंक्ट स्पीसीज ईच ऑफ विच कैन प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अलग अलग पीसेस में, और वो हर पीस नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेता है। द बॉडी ऑफ स्पाइरोगेरा इज फिलामेंटस। इसकी बॉडी फिलामेंटस होती है, हैविंग लो रेक्टेंगुलर सेल्स। इसके अंदर रो बहुत सारी लाइंस होती है रेक्टेंगुलर सेल्स की, वन अबव द अदर, जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं। When the filament of Spirogyra gets broken into small fragment, जब छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूटता है, each fragment grow into a complete organism। हर फ्रैगमेंट नए ऑर्गेनिज्म बना लेता है। देखो, see, this is the structure of स्पाइरोग्रा, जिसके अंदर फिलामेंट ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, इस तरीके से लेयर होती है। मान लो यहाँ से ये कट हो गया, ये भी कट हो गया भाई, ये भी कट हो गया, छोटा सा पीस है तो ये छोटा सा पी ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेगा, जैसे कि ये कर लिया डेवलप इसने। ठीक है, और ये अलग से स्पाइरोग्रा बन जाएगा। नेक्स्ट, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की। तो सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई विंड पॉलिनेटेड फ्लावर कौन से होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। लेट्स सी, विंड हेल्प इन ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। विंड बहुत ही हेल्प करती है, सहायता करती है पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने की एंथर से एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर। ग्रासेस, मेज एंड वीट कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये प्लांट से एग्जांपल हैं जो कि पोलिनेट होते हैं किससे, विंड से। विंड पोलिनेटेड फ्लावर है द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक कौन से है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक भाई ये छोटे साइज के होंगे, डल होंगे, ब्राइट कलर नहीं होगा, क्योंकि इन्हें इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट करना नहीं है, जिसकी वजह से ये ब्राइट कलर के नहीं होंगे। फ्लावर्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी नेक्टर, ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट हो ना हो। एंड नॉट स्कैंटेड, और यहाँ महक भी नहीं आती इन फ्लावर्स से, इन फ्लावर से। दे प्रोड्यूस स्मॉल एंड लाइट पोलन्स इन द लार्ज नंबर टू कैरिड अवे बाय विंड। इनके पास जो पोलन्स होते हैं वो छोटे और हल्के होते हैं ताकि एयर की हेल्प से क्या कर सके भाई, वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सके। देयर पेटल्स आर स्मॉल सो दैट स्टेमन्स आर एक्सपोज्ड। इनके पेटल्स भी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ताकि स्टेमन आसानी से एयर में दिख सके। स्टिग्मा आर लॉन्ग, स्टिग्मा लंबे होते हैं और due to small petal size, they are also exposed to catch the wind-borne pollen grains। तो ये wind borne pollen grain यानी कि जो हवा के अंदर pollen grain है उन्हें कैच कर सके, इसलिए इनका स्टिग्मा क्या होता है भाई, लंबा होता है। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक उन फ्लावर्स के अंदर है तो डेफिनेटली वो फ्लावर कौन से है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं। नेक्स्ट, which flower do you expect to be attractive insect pollinated flower or wind pollinated flower, why?
तो आपको बताना कौन सा फ्लावर अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट पोलिनेटेड या फिर इंसेक्ट पोलिनेटेड की तरह एक्ट करता है, और कौन सा विंड पोलिनेटेड फ्लावर की तरह एक्ट करता है। हम दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं, हम आसानी से लिख सकते हैं इसका आंसर। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर है वो अट्रैक्टिव नहीं होते। ऐसा क्यों है? क्योंकि अट्रैक्ट तो उसे इंसेक्ट को करना है ना, विंड को तो अट्रैक्ट करना ही नहीं, विंड पोलिनेटेड फ्लावर को किसी को अट्रैक्ट करना ही नहीं, इसीलिए तो अट्रैक्टिव होंगे वो। इट इज बिकॉज इन इंसेक्ट पोलिनेशन, इंसेक्ट लाइक हनी बीज, बटरफ्लाइज, वेब्स आर अट्रैक्टेड बाय द कलर एंड सीक्वेंस ऑफ द पेटल्स। जो कलर होता है उसकी वजह से, और जो महक होती है प्लांट्स पेटल्स की, उनकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं बी बटरफ्लाइज एंड वास्प। दे विजिट फ्लावर फॉर सकिंग नेक्टर, वो नेक्टर चूसने के लिए फ्लावर पर आते हैं। Thus, to attract the insect to help in pollination, insect pollinated flowers are large. अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट को, ताकि पोलिनेशन हो सके वहाँ, जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है वो बड़े बड़े होते हैं, सो दिखते हैं अलग से, ब्राइट कलर्ड होते हैं, और वहां से महक भी आती है उनसे। ठीक है, ऐसा इसलिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ पिस्टल एंड स्टेमन। आपको पिस्टल एंड स्टेमन का क्या करना भाई, नीट एंड लेबल डायग्राम बनाना है। देखो, ये मेरे पास पिस्टल है और ये मेरे पास क्या है, स्टेमन है। नाउ देखो, हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे इसे। ठीक है, तो ये वाला स्टिग्मा होता है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल होती है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, दिस इज पिस्टल, दिस इज ये फिलामेंट है, लंबी स्टिक टाइप स्ट्रक्चर, और ये एंथर है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो पिस्टल एंड स्टेम के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।